अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं GTV न्यूज़ और मैं हूं शाइस्ता इकबाल। और मैं हूं माजिद अली खान। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे और सबसे पहले आपको बताएंगे रूस ने यूक्रेन पर हमला कर दिया। रूसी अफवाज की पेशकदमी के साथ मिसाइलों की भी यूक्रेन पर बमबारी। दारुल हुकूमत कैफ धमाकों से गूंज उठा। व्लादिमीर पुतिन ने नेटो समेत दुनिया को खबरदार कर दिया, किसी भी बैरूनी मुदाखलत का भरपूर अंदाज में फौरी जवाब दिया जाएगा। बरतानवी मीडिया ने दावा किया है कि रूसी अफवाज की पेशकदमी में बेलारूस की आर्मी भी मदद फराहम कर रही है। यूक्रेन के सदर ने भी रूस से आखिरी गोली तक लड़ने की कसम उठा ली है। रूस ने यूक्रेन पर हमला कर दिया। रूसी अफवाज की पेशकदमी के साथ मिसाइलों की भी यूक्रेन पर बमबारी जारी है। दारुल हुकूमत कीव धमाकों से गूंज उठा। व्लादिमीर पुतिन ने नेटो समेत दुनिया को खबरदार कर दिया, किसी भी बैरूनी मुदाखलत का भरपूर अंदाज में फौरी जवाब दिया जाएगा। बरतानवी मीडिया ने दावा किया है कि रूसी अफवाज की पेशकदमी में बेलारूस की आर्मी भी मदद फराहम कर रही है। यूक्रेन के सदर ने भी रूस से आखिरी गोली तक लड़ने की कसम खा ली है। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। यूक्रेन पर रूस की तरफ से हमले के बाद क्रूज मिसाइल दुश्मन के मुख्तलिफ अहदाफ का निशाना बना रहे हैं। यूक्रेन की दारुल हुकूमत समेत मुख्तलिफ शहरों में जोरदार धमाके सुने जा रहे हैं। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने अपनी अफवाज को हमले की हिदायत देते हुए दुनिया को खबरदार कर दिया, अगर बैरूनी मुदाखलत हुई तो उसका फौरी और भरपूर जवाब दिया जाएगा। जंग छिड़ जाने के बाद रूस ने अपने स्टॉक एक्सचेंज को आर्जी तौर पर बंद कर दिया। यूक्रेन की तरफ से मुल्क में इमरजेंसी के नफाज के ऐलान के साथ ही तैयारों की परवाज पर पाबंदी लगा दी गई। बरतानवी मीडिया ने दावा किया है कि रूसी अफवाज की पेशकदमी में बेलारूस की आर्मी भी मदद फराहम कर रही है। रूस के यूक्रेन पर हमले के बाद दोनों तरफ से कई इलाकों में जबरदस्त गोलाबारी और लड़ाई जारी है। बरतानवी मीडिया के मुताबिक यूक्रेन ने दावा किया है कि उसने 5 रूसी तैयारों और 1 हेलीकॉप्टर को मार गिराया है। जी हाँ, रूस के यूक्रेन पर हमले के बाद दोनों तरफ से कई इलाकों में जबरदस्त गोलाबारी और लड़ाई जारी है। बरतानवी मीडिया के मुताबिक यूक्रेन ने दावा किया है कि उसने 5 रूसी तैयारों और 1 हेलीकॉप्टर को मार गिराया है। रूसी सदर ने यूक्रेन के मामले पर किसी की ना सुनी, अपने मौक़िफ़ पर डट गए। रूसी सदर पुतिन ने अपनी सरबराही में होने वाले एक इजलास में इंटेलिजेंस के सरबराह को ही खामोश करवा दिया। पुतिन का ये रवैया देखकर इंटेलिजेंस सरबराह के भी हाथ पांव फूल गए और जबान लड़खड़ा गई। इजलास की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। यूक्रेन पर रूसी हमले के बाद आलमी मार्केट में भौचाल आ गया। इंटरनेशनल मार्केट में खाम तेल की कीमत $102 फी बैरल से भी ज्यादा हो गई। ब्रेंट क्रूड ऑयल की कीमत 2014 के बाद बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। ट्रेडिंग के दौरान ब्रेंट क्रूड ऑयल की कीमत में 5% से ज्यादा इजाफा हो चुका है। रूसी हमले से एशिया समेत आलमी स्टॉक मार्केट्स भी लड़खड़ा गई हैं। भारतीय स्टॉक मार्केट एक ही झटके में 3% से भी ज्यादा गिर गई। वज़ीर आज़म इमरान खान आज रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन से अहम मुलाकात करेंगे। मुलाकात में तवील और कलीलुल मुद्दती मंसूबों पर गुफ्तगू होगी। मुलाकात में मुआशी, दिफाई और सिक्योरिटी ताउन समेत दीगर अहम 2 तरफ़ा उमूर पर गुफ्तगू की जाएगी। वज़ीर आज़म इमरान खान रूस के इंतहाई अहम दौरे पर मास्को में मौजूद हैं। वज़ीर आज़म के साथ जाने वाले वफ्द में वज़ीर खारजा शाह महमूद कुरैशी, वज़ीर तवानाई हमाद अजहर, वज़ीर इतलात फवाद चौधरी और मशीर कौमी सलामती मोइद यूसुफ शामिल हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान की रूसी सदर पुतिन से मुलाकात भी आज होगी। मुलाकात में 2 तरफ़ा उमूर, खित्ते खुसूसन अफगानिस्तान की सूरत हाल पर गौर होगा। मुलाकात के बाद वफूद की सतह के मुज़ाकरात होंगे, जिनमें मुख्तलिफ शोबों में ताउन के मुआहदे किए जाएंगे। वज़ीर आज़म मास्को में पाकिस्तानी बिजनेसमैन और ताजरों से मुलाकात करेंगे। इमरान खान इस्लामिक सेंटर मास्को और रूस की ग्रैंड मस्जिद का दौरा भी करेंगे। इस मौका पर रूसी फेडरेशन के ग्रैंड मुफ्ती और मारूफ कारोबारी शख्सियात से वज़ीर आज़म की मुलाकातों का भी इम्कान है। इमरान खान आज वफ्द के हमरा गुमनाम सिपाहियों की यादगार पर भी जाएंगे। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ ने कहा है कि मुल्क में मईशत का बेड़ा गर्क हो चुका है। मुल्क के सियासी माहौल को जहर आलूद कर दिया गया है। ये सब मुकाफात अमल है। साफी ने शहबाज शरीफ से सवाल किया कि रूस के यूक्रेन पर हमले के बाद पाकिस्तान के वजीर आजम के दौरे रूस को आप कैसे देखते हैं, जिस पर शहबाज शरीफ ने जवाब दिया कि ये आप वजीर आजम इमरान खान से ही पूछें। सिंध हाई कोर्ट ने शहर कायद में गैर कानूनी तामीरात पर एक बार फिर बरहमी का इजहार किया है। अदालत ने कहा, कराची में धड़ाधड़ गैर कानूनी तामीरात हो रही हैं, कोई लैंड माफिया के खिलाफ कार्रवाई के लिए तैयार नहीं। अदालत ने SBCA हुकाम को लियाकताबाद में 6 मंजिला इमारत के खिलाफ फौरी कार्रवाई का हुक्म दे दिया है।
सिंध हाई कोर्ट में कराची में स्कीम 33 में बड़े पैमाने पर गैर कानूनी तामीरात के केस की समाअत हुई। अदालत ने फैसले पर अमल दरामद न करने पर सरकारी वकील पर इजहार बरहमी किया। जस्टिस सैयद हसन अजहर रिजवी ने रिमार्क्स दिए कि चीफ सेक्रेटरी मेंबर्स बोर्ड ऑफ रेवेन्यू को अमल दरामद का हुक्म दिया था, किसी ने रिपोर्ट जमा क्यों नहीं कराई? कोई लैंड माफिया के खिलाफ कार्रवाई को तैयार नहीं, हुक्म दिया था कि कीमती सरकारी जमीन वापस की जाए। अदालत ने 30 रोज में चीफ सेक्रेटरी सिंध मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू से वजाहत तलब कर ली। अदालत ने आइंदा समाअत पर मुताल्लिका हुकाम को अमल दरामद रिपोर्ट पेश जमा कराने का हुक्म दे दिया। सिंध हाई कोर्ट ने लियाकताबाद में गैर कानूनी तामीरात पर भी इजहार बरहमी का इजहार किया और SBCA हुकाम से 6 मंजिला इमारत के खिलाफ फौरी कार्रवाई का हुक्म दे दिया। अदालत ने गैर कानूनी तामीरात गिराने की हिदायत करते हुए आइंदा समाअत पर DG SBCA और दीगर से रिपोर्ट तलब कर ली। कराची में गैर कानूनी तामीरात की इजाजत देने वाले बहुत, रोकने वाला कोई नहीं। लियाकताबाद में छोटे छोटे प्लॉट्स पर ऊंची ऊंची इमारतों की भरमार है। जिला बस्ती में इस किस्म की इमारतें बरसों से खतरे का बाइस बनी हुई हैं। मजीद जानते हैं खबर हुसैन से। खबर बताइएगा, ये इमारतें बन कैसे जाती हैं? क्या चेक एंड बैलेंस का कोई निज़ाम मौजूद नहीं है? जी, कराची में एक मुनज़्ज़म पट्टा सिस्टम राइज है जो सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के अफसरान पर मुश्तमिल। इसमें कुछ बिल्डिंग कंट्रोल के इंस्पेक्टर हैं और कुछ असिस्टेंट डायरेक्टर्स हैं जो इस पट्टा सिस्टम को मुनज़्ज़म तरीके से चला रहे हैं। इस पूरे इलाके और टाउन्स और डिस्ट्रिक्ट जो हैं वो इन इंस्पेक्टर्स को और असिस्टेंट डायरेक्टर्स को दिए गए हैं और वो वहाँ से कलेक्शन करते हैं और ये कलेक्शन जो है वो DG SBCA से होती हुई मिनिस्टर लोकल गवर्नमेंट तक पहुंचती है और ये पूरा एक सिस्टम है। तो आप कितनी भी शिकायतें कर लें डायरेक्टर जनरल सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के दफ्तर के बाहर, लेकिन कोई सुनवाई नहीं होने वाली। लेकिन अदालती अहकामात जो हैं उन पर भी अमल दरामद होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। हर रोज़ सिंध हाई कोर्ट नोटिस लेता है, सिंध हाई कोर्ट की जानिब से बुलावे आते हैं, लेकिन सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के जो अफसरान हैं वो उनके सर पर जूं तक नहीं रेंगती, कोई असर नहीं हो रहा। इसी तरह से डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में अब भी काम जारी है। डिस्ट्रिक्ट ईस्ट की बात की जाए, साउथ की बात की जाए तो वहाँ पर जो है वो मुनज़्ज़म पट्टा सिस्टम राइज है। और अच्छा खबर ये बताइएगा कि अदालती अहकामात के बावजूद भी हम देख रहे हैं कि गैर कानूनी तामीरात जारी हैं। आप क्या कहेंगे कि ये किस इदारे की नाकामी नज़र आती है? जी बिल्कुल, अदालत हुक्म देती है लेकिन उस पर अमल दरामद करवाना जो है वो सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के अफसरान और पुलिस का काम होता है। लेकिन लगता ऐसे है कि सब के सब मिले हुए हैं, जिसकी वजह से अदालतों के अहकामात पर भी अमल दरामद होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा। कोई खौफ नहीं है सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के अफसरान को, उनका खौफ जो है वो ख़त्म हो चुका है क्योंकि एक मुनज़्ज़म सिस्टम चल रहा है और उन्हें पता है कि उन्हें ऊपर से लेकर नीचे तक पूरी की पूरी जो चेन है उसकी सपोर्ट हासिल है और उसकी वजह से वो धड़ल्ले से ये काम कर रहे हैं और पैसे बटोरते हैं। हर महीने के हफ्ते जो है वो पेमेंट्स जो है वो डायरेक्टर जनरल से होती हुई ऊपर तक जाती हैं, लेकिन कोई इनको जो है वो रोकने टोकने वाला नहीं है, पूछने वाला नहीं है। और ये जो छतें डल रही हैं ये न सिर्फ इससे सिंध गवर्नमेंट को रेवेन्यू का नुकसान हो रहा है बल्कि इंसानी जानों के लिए भी खतरा है। यही लियाकताबाद है जहाँ पर बिल्कुल इंसानी जानों के लिए भी खतरा है और अदालती अहकामात जो है हवा में उड़ा दिए गए हैं और गैर कानूनी तामीरात का सिलसिला जारी है। खबर हुसैन, आप हमें अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। शुमाली वज़ीरिस्तान के इलाके मड्डीखेल में सिक्योरिटी फोर्सेस का ऑपरेशन, असलहा और गोला बारूद बरामद शुदा हथियारों और गोला बारूद में मशीन गन्स, सैकड़ों रॉकेट्स, दस्ती बम और कैलिबर राउंड्स शामिल हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस की मुल्क दुश्मन अनासिर के खिलाफ एक और कामयाब कार्रवाई। शुमाली वजीरिस्तान के इलाके मड्डी खेल में खुफिया इत्तला पर सर्च ऑपरेशन किया गया। कार्रवाई के दौरान कसीर तादाद में हथियार और गोला बारूद बरामद कर लिया गया। ISPR के मुताबिक बरामद किए जाने वाले हथियारों में सब मशीन गन्स, लाइट मशीन गन्स, हैंड ग्रेनेड्स और RPG 7 रॉकेट समेत मुख्तलिफ कैलिबर के राउंड्स शामिल हैं। मुकामी इमादीन ने ऑपरेशन को सराहा और इलाके से दहशत गर्दी के मुकम्मल खात्मे के लिए ताउन की यकीन दहानी कराई। अभी आपको खबर दें, साबिक सदर आसिफ अली जरदारी और अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक आज 3 बजे मंसूरा में मुलाकात कर रहे हैं। मुलाकात में आसिफ जरदारी अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक को अदम एतमाद की तहरीक पर एतमाद मिलेंगे। दोनों रहनुमाओं के दरमियान ये मुलाकात आज दोपहर 3 बजे मंसूरा में होगी। साबिक सदर आसिफ जरदारी और अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक के दरमियान ये मुलाकात होगी। ये मुलाकात पहले भी होनी थी लेकिन अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक से ये मुलाकात नहीं हो सकी थी क्योंकि तबीयत की नासाजी के बायस साबिक सदर आसिफ अली जरदारी मुलाकात नहीं कर सके थे।
अपोजिशन के हुकूमती इत्तेहादियों से राब्तों के बाद इत्तेहादियों का आपस में राब्ता हुआ है। एमक्यूएम के वफाकी वजीर अमीनुल हक ने मुस्लिम लीग काफ के वफाकी वजीर मोनिस इलाही को टेलीफोन किया। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने भी वफाकी वजीर मोनिस इलाही से बातचीत की। एमक्यूएम और मुस्लिम लीग काफ के रहनुमाओं के दरमियान जल्द मुलाकात पर इत्तेफाक हुआ है। बलूचिस्तान में मस्तूंग के इलाके पड़ंगाबाद में पुराना ग्रीन होटल के करीब नामालूम अफराद की फायरिंग से लेवीज एहलकार शहीद हो गया। इसी पर बात करते हैं ब्यूरो चीफ कोयटा बुशरा कमर से। बुशरा बताइएगा। जी, लेवीज एहलकार जो है अपनी मामूल की ड्यूटी पर मोटरसाइकिल पर जा रहा था तब नामालूम अफराद ने जो है उस पर फायरिंग कर दी और एक गोली जो है लेवीज एहलकार के सर लगी जिससे उसकी मौत जो है वो वाकई हो गई। लेवीज एहलकार का नाम जो है वो हाजी बेग मोहम्मद बंगोज़ई बताया जा रहा है, जिसकी लाश जो है वो डिस्ट्रिक्ट अस्पताल मुंतकिल कर दी है और जरूरी कार्रवाई के बाद लाश को वसा के हवाले किया जाएगा। ताहम लेवीज की जानिब से मुल्जिमान की तलाश शुरू कर दी है। बताया जा रहा है कि ये वाकया जो है वो ग्रीन होटल के करीब पेश आया। बहुत शुक्रिया बुशरा कमर अपडेट करने के लिए। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद में नूर मुकद्दम कत्ल केस का फैसला आज सुनाया जाएगा। सेशन जज अता रब्बानी की अदालत के बाहर पुलिस की भारी नफरी तैनात है। सिक्योरिटी के लिए गैर मामूली इक़दामात किए गए हैं। इस केस में अब तक क्या कुछ हुआ, ये देखते हैं। इस्लामाबाद की डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन अदालत में नूर मुकद्दम कत्ल केस का ट्रायल 4 माह 8 दिन जारी रहा। अदालत ने केस का फैसला 22 फरवरी को महफूज किया था। केस में नामजद मुल्जिम जाहिर जाफर पर इल्जाम है कि उसने 20 जुलाई 2021 को अपने घर में नूर मुकद्दम को कत्ल किया। पुलिस ने जाहिर जाफर को खून आलूद कमीज में सेक्टर F7 इस्लामाबाद के घर से गिरफ्तार करके आला कत्ल भी बरामद किया था। अब तक की तफ्तीश के मुताबिक मरकजी मुल्जिम जाहिर जाफर वक़ुआ से कबल अपने वालिदैन जाकिर जाफर और इस्मत आदम जी से मुसलसल राब्ते में रहा। पुलिस के मुताबिक कत्ल के बाद वालिदैन ने पुलिस को इतला देने की बजाय थेरेपी वर्क से राब्ता किया। शवाहिद छुपाने पर जुर्म में मावनत के इल्जाम में पुलिस ने कत्ल के 5 रोज बाद ही 25 जुलाई को जाहिर जाफर के वालिदैन जाकिर जाफर और इस्मत आदम जी समेत दीगर मुल्जिमान को भी गिरफ्तार कर लिया। केस का बाकायदा ट्रायल 20 अक्टूबर 2021 से शुरू हुआ और 25 समातों पर मुश्तमिल रहा। पहली पेशी से ही मुल्जिम कभी पुलिस और कभी अदालत के जज से उलझा और कमरा अदालत में अजीबो गरीब हरकतें करता रहा। दौरान समाअत मरकजी मुल्जिम को जहनी मरीज साबित करने की भी कोशिश की गई। 19 गवाहों पर जिरा मुकम्मल होने के बाद मुल्जिमान को सवालनामा जारी किया गया, जिसमें जाहिर जाफर इतराफे जुर्म से ही मुकर गया। जाहिर जाफर की जानिब से केस को गैरत के नाम पर कत्ल का रुख देने की भी कोशिश की और मकतूला पर मंशियात की पार्टी का एहतमाम करने का भी इल्जाम लगाया। प्रोसिक्यूटर राना हसन ने कहा कि जाहिर जाफर जाए वक़ुआ से आला कत्ल के साथ गिरफ्तार हुआ। इसकी कमीज खून आलूद थी। अदालत मुल्जिम जाहिर जाफर को सख्त सजा देकर मिसाल कायम करे। मुस्लिम लीग नून ने भी पीका ऑर्डिनेंस 2022 को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया। दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि पीका में ऑर्डिनेंस के जरिए तब्दीली आइन से मुतसादिम है। पीका ऑर्डिनेंस पर अमल दरामद रोका जाए। मुस्लिम लीग नून ने भी पीका ऑर्डिनेंस 2022 को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया है। दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि पीका में ऑर्डिनेंस के जरिए तब्दीली आइन से मुतसादिम है। पीका ऑर्डिनेंस पर अमल दरामद रोका जाए। हुकूमत को अपने खिलाफ तनकीद पसंद नहीं। इमरान खान की हुकूमत सबको अंधा गूंगा बहरा बनाना चाहती है। तर्जुमान मुस्लिम लीग नून मरियम औरंगजेब ने इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, माजी में पार्लियामान को ताले लगाने की कोशिश की गई। ये हुकूमत नहीं, ऑर्डिनेंस की फैक्ट्री बन गई है। अशिया की कीमतों में इजाफा रात की तारीकी में किया जाता है। ये हुकूमत आवाम को परेशान करने का कोई मौका नहीं जाने देती। सुप्रीम कोर्ट में मुनाल रेस्टोरेंट की बंदिश के खिलाफ अपील पर समाअत। अदालत ने मुनाल रेस्टोरेंट को हुक्म इम्तना देते हुए खोलने की इस्तदा मुस्तरद कर दी। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि हाई कोर्ट का तफसीली फैसला आने के बाद ही कोई ठोस हुक्म दे सकेंगे। इसी पर मजीद बात करेंगे और जानेंगे अबरार हुसैन से। जी अबरार, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट में मुनाल रेस्टोरेंट की बंदिश के खिलाफ अपील पर समाअत जस्टिस एजाज रफीक की सदर में 3 रुकनी बेंच ने की। सुप्रीम कोर्ट ने मुनाल रेस्टोरेंट का हुक्म इम्तना देते हुए खोलने की इस्तदा मुस्तरद कर दी। हाईकोर्ट का तफसीली फैसला आने के बाद ही कोई ठोस हुक्म दे सकेंगे। अदालत ने कहा कि 2 हफ्ते तक तफसीली फैसला न आया तो मुनासिब हुक्म जारी करेंगे। वकील मुनाल ने कहा कि हाईकोर्ट का मुख्तसर हुक्मनामा भी दस्तखत के बगैर है। हमारे पास दौरान समाज जो है चेयरमैन वाइल्ड लाइफ बोर्ड ने कहा कि हमारे पास तहरीरी हुक्म मौजूद है। अदालत में मुदाखलत पर चेयरमैन बहुत शुक्रिया अबरार हुसैन अस्तोरी अपडेट करने के लिए। भारतीय रियासत कर्नाटक में हिजाब पर पाबंदी के फैसले पर तनकीद भी भारतीय हुकूमत को आग लगाने लगी। पुलिस ने कनाडा फिल्मों के मशहूर अदाकार चेतन कुमार को हिजाब फैसले पर तनकीदी ट्वीट के इल्जाम में गिरफ्तार कर लिया। भारतीय अदाकार की गिरफ्तारी पर सोशल मीडिया पर कड़ी तनकीद की जा रही है। हिजाब के खिलाफ फैसला देने वाले जज जस्टिस कृष्णा दीक्षित से इससे कबल भी असमत दरी के केस में नापसंदीदा रिमार्क्स दे चुके हैं।
खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे और आपको बताएं पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के आफ्टर शॉक्स आने लगे हैं। लाहौर में अशिया खुर्दनोश की कीमतों में भी इजाफा कर दिया गया। गुज़िश्ता हफ्ते घी की कीमत में 10 से 20 रुपए इजाफा हुआ, जबकि दालें, मसाला जात और दीगर अशिया की कीमतों को भी पर लग गए हैं। मजीद जानते हैं मियां शुएब अहमद से। जी शुएब। जी बिल्कुल, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के आफ्टर शॉक आने लगे। रोज़ाना की बुनियाद पर जो अशिया खुर्दनोश है उनकी कीमतों में इजाफा होने लगा। दालों की कीमत में गुज़िश्ता एक हफ्ते के अंदर 5 से 10 रुपए तक पर केजी जो है इजाफा देखने में आया। इसके साथ साथ जो दर्जा अव्वल का घी है उसकी कीमत में 20 से 25 रुपए, जबकि दर्जा दोम की घी में की कीमत में जो है वो 30 से 35 रुपए तक इजाफा देखने में आया। इस वक्त मेरे साथ जो खरीदार मौजूद है उनसे बात करते हैं। ये जो घी है ना, मैं बांध के ले जा रहा हूँ कि शायद ये बांधने की वजह से ही रुकी है। ये 140 से ले शुरू हुआ था नवाज शरीफ दौर में और अब इसकी कीमत 415-20 रुपये हो गई है। इस हुकूमत को कोई ख्याल नहीं है, ये जुल्म कर रही है, सिर्फ जुल्म, इसने जुल्म ही करना है। हम तो दुआ गो हैं अल्लाह ताला के आगे के हमारी जान इससे छुड़ा दी जाए। बिल्कुल, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के बाद हर चीज़ की कीमत में इजाफा देखने में आया। शहरियों की हुकूमत से एक ही अपील है कि जो हुकूमत ने, तब्दीली सरकार ने हुकूमत में आने से पहले बड़े बड़े दावे किए थे, उन अपने वादों को पूरा करे और जो गरीब आवाम है उनको रिलीफ फराहम करे। जी बहुत शुक्रिया आपका शुएब। कराची की अहम सड़कों और तिजारती मराकज़ के अतराफ हफ्जा माफिया का राज बरकरार है। सिंध हाई कोर्ट की पाबंदी के बावजूद पार्किंग माफिया ने डबल और ट्रिपल पार्किंग कर रखी है। सड़कों और फुटपाथ पर पार्किंग से आवाम को शदीद मुश्किलात का सामना है। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जानने के लिए हमने राब्ता किया है अपने नुमाइंदे नज़ीर मेमन से। नज़ीर, बताइएगा सिंध हाई कोर्ट के हुक्म के बावजूद गैर कानूनी पार्किंग खत्म क्यों नहीं की जा सकी? जी, जितना बड़ा शहर उतने बड़े मसाइल, जबकि कराची में वैसे तो दीगर बहुत सारे मसाइल हैं, लेकिन कब्जा माफिया, गैर कानूनी पार्किंग का जो मसला है वो संगीन हो गया है। इस वक्त हम मौजूद है सिंध हाई कोर्ट के सामने। ये रोड के दोनों अतराफ, मेरा कैमरा मैन आपको दिखा सकता है कि रोड के दोनों अतराफ बड़ी तादाद में गैर कानूनी पार्किंग है, जबकि सिंध हाई कोर्ट की पाबंदी के बावजूद जो है ये पार्किंग माफिया जो है एक सिंगल नहीं, डबल नहीं, बल्कि ट्रिपल पार्किंग जो है वो पैसों पे करके वो रोड जो बिला कर देते हैं, जबकि जो शहरी है वो आने जाने में उनको शदीद मुश्किलात का सामना होता है। जबकि आइंदा समाअत पर सिंध हाई कोर्ट ने डायरेक्टर जो पार्किंग है उसको जो रिपोर्ट भी तलब कर लिए। सिंध हाई कोर्ट ने रिमार्क दिए थे कि जो गैर कानूनी पार्किंग है, ये जो आप बता ले रहे हैं, ये बंद किया जाए, इससे जो है आवाम को शदीद मुश्किलात का सामना होता है। जी बहुत शुक्रिया नज़ीर मेमन। अपडेट करने के लिए अब रुख कर लेंगे लाहौर का। लाहौर के इलाके शाहदरा टाउन में वाटर फिल्टर प्लांट के साथ पड़े कूड़ा करकट के ढेर से शहरी मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला होने लगे हैं। कहते हैं काफी अरसे से साफ पानी के उसूल के लिए कूड़ा करकट से ही गुजरना पड़ता है। रिपोर्ट करेंगे इसी बारे में वहीद गुजर। ये मनाजर है लाहौर शाहदरा टाउन के, जहां साफ पानी को साफ जगह से हासिल करना इंतहाई मुश्किल हो गया। कचरे के ढेरों के दरमियान वाटर फिल्टर प्लांट शहरियों को मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला करने लगा। अहले इलाका का कहना है कई साल से यही सूरत हाल है, कूड़े करकट से ही गुजरना पड़ता है। साफ पानी के हसूल के लिए वाटर फिल्टर प्लांट के साथ कूड़े करकट का होना इंतजामिया की कारकर्दगी पर सवालिया निशान है। ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਪਾਣੀ ਵਾਲਾ ਸਿਸਟਮ ਸਾਰਾ ਇਹਦੇ ਲਾਗੇ ਕਿਦੋਂ ਆਈ ਤੇ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਅਕਸਰ ਪਾਣੀ ਇੱਥੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਪਾਣੀ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਹੀ ਖੜਾ ਹੈ ਸਾਰਾ। ਇਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਸਮੈਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਅਕਸਰ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘ ਕੇ ਆਉਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਕਚਰਾ ਉੱਤੇ ਮੌਜੂਦ ਹੋਏ। ਕਚਰਾ ਇੰਨਾ ਕੁ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਕਿਹੜਾ ਨਾ ਮਸਲਾ ਮਸਾਇਲ ਦਿੱਕਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। इंतजामिया घरों तक तो साफ पानी की फराहमी को यकीनी न बना सकी। वाटर फिल्टर प्लांट के गिर कूड़े करकट को उठाने के लिए मौसर हिकमत अमली अपनानी चाहिए। कैमरामैन सलमान मिराज के साथ वही गुजर, GTV न्यूज लाहौर। साबिक वज़ीर दाखिला रहमान मलिक की तदफीन आज इस्लामाबाद के H8 कब्रिस्तान में की जाएगी। साबिक वज़ीर दाखिला के ख़ानदान के बैरून मुल्क मुकीम अफराद पाकिस्तान पहुँच चुके हैं। साबिक वज़ीर दाखिला की मैयत आज 2 बजे घर से उठाई जाएगी, जबकि 2:30 बजे H8 कब्रिस्तान में उनकी नमाज जनाजा अदा की जाएगी। मज़ीद जानते हैं अपने नुमाइंदे स्वाले अब्बासी से। स्वाले, अपडेट कीजिएगा।
جی بالکل، سینئر سیاستدان رہنما پاکستان پیپلز پارٹی اور سابق وزیر داخلہ رحمان ملک جو گزشتہ روز خالق حقیقی سے جا ملے تھے، ان کی نماز جنازہ آج اسلام آباد کے H88 قبرستان میں دن 2:30 بجے ادا کی جائے گی۔ جو رحمان ملک صاحب کی جو جسد خاکی تھا وہ بھی یہاں پر ان کی رہائش گاہ پر منتقل کر دیا گیا ہے، جس کو اب 2 بجے کے قریب جو ہے وہ اسلام آباد کے H8 قبرستان کی طرف منتقل کیا جائے گا، اور H8 قبرستان میں رحمان ملک مرحوم کی جو نماز جنازہ کی تیاریاں اور جو تدفین کی جو تیاریاں ہیں ان کو حتمی شکل دے دی گئی ہے۔ اس سے قبل یہاں ان کی رہائش گاہ پر پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما، جس میں سید نوید قمر سمیت دیگر رہنماؤں نے یہاں اظہار تعزیت کے لیے وہ رحمان ملک کی رہائش گاہ آئے۔ اس کے ساتھ ساتھ پیپلز پارٹی کے کارکنان کی بھی کچھ تعداد ہمیں یہاں رحمان ملک کی جو ہے وہ رہائش گاہ پر نظر آئی۔ اس کے علاوہ یہاں پر جو رہائش گاہ پر رحمان ملک کے جو عزیز و اقارب ہیں ان کی آمد کا بھی سلسلہ جاری ہے۔ آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ گزشتہ روز رحمان ملک کے کچھ جو خاندان کے افراد جو بیرون ملک مقیم تھے، ان کے باعث ان کی جو تدفین اور نماز جنازہ کا خاندان کے جو بیرون ملک مقیم افراد تھے وہ بھی پہنچ چکے ہیں اور نماز جنازہ میں شرکت کریں گے۔ بہت شکریہ آپ کا۔ رخ کریں گے پشاور کا۔ پشاور میں بے ہنگم ٹریفک کو کنٹرول کرنے کے لیے کمشنر پشاور کے اہم فیصلے۔ 21 سال سے کم عمر افراد کے رکشے چلانے پر پابندی عائد کر دی۔ شہر میں رکشے بنانے والی فیکٹریوں کی NOC بھی منسوخ کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا، جبکہ شہریوں کی جانب سے فیصلوں کو سراہا جا رہا ہے۔ اسی بارے میں مزید جانتے ہیں عبدالرحمان سے۔ عبدالرحمان بتائیے گا۔ جی بالکل، پشاور شہر میں جو بے ہنگم ٹریفک ہے اس کو کنٹرول کرنے کے لیے کمشنر پشاور نے اہم فیصلے کیے ہیں۔ ایک تو جو رکشے بنانے والی فیکٹریاں ہیں ان کی NOC ختم کرنے کا فیصلہ کر دیا ہے۔ دوسری جانب 21 سال سے کم عمر کے جو بچے رکشے چلاتے ہیں تو ان پر پابندی عائد کر دی ہے، جس کا بنیادی مقصد شہر میں ٹریفک کے روانی جو ہے وہ اس کو بہتر بنانا ہے، اور اس کے علاوہ جو حادثات پیش آتے ہیں، چھوٹے بچے رکشے چلاتے ہیں تو اس کا روکتھام ہے۔ شہری ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان کے سے پوچھتے ہیں کہ اس فیصلے کو کیسے دیکھتے ہیں، کیا کہیں گے 21 سال سے کم عمر کے بچے جو ہے ان پر رکشے چلانے پر پابندی ہے؟ ہاں بالکل یہی بات ٹھیک ہے کہ جو 21 سال سے جو چھوٹے لڑکے ہیں نا اس کے یہ رکشے بند ہو جائے تو اچھی بات ہے، کیونکہ اس طرح بہت حادثات آ جاتے ہیں، ایکسیڈنٹ آ جاتے ہیں، تو برائے مہربانی بالکل یہ ٹھیک بات ہے۔ بالکل جو شہری ہے وہ اس فیصلے کو سراہتے ہیں، اور ان کا یہ کہنا ہے کہ جو چھوٹے بچے رکشے چلاتے ہیں تو ان کی وجہ سے اکثر حادثات پیش آتے ہیں اور قیمتی جانوں کا ضیاع ہوتا ہے۔ جی پشاور کی تاریخی سیٹھیاں دی حویلی میں ثقافت کے رنگ نمایاں۔ شہید بے نظیر بھٹو ویمن یونیورسٹی کی طالبات نے پشاور کی تاریخ اور ثقافت کے رنگوں کو کینوس پر ایسا اتارا کہ ہر کوئی دیکھتا رہ گیا۔ طالبات کا کہنا ہے کہ نمائش کا مقصد اپنے کلچر اور فن کی صلاحیتوں کو دنیا پر آشکار کرنا ہے۔ آرٹ نمائش 2 روز تک جاری رہے گی۔ مزید جانتے ہیں پشاور میں نواب شیر سے، جو نمائش میں ہی موجود ہیں۔ نواب بتائیے گا۔ جی بالکل، پشاور کی تاریخی سیٹھیاں دی حویلیاں میں جو ہے وہ ثقافت کے رنگ ہر طرف بکھرے ہوئے ہیں، اور یہ رنگ جو ہے شہید بے نظیر وومن یونیورسٹی کے طالبات نے اپنے آرٹ کے ذریعے پھیلائے ہیں۔ میرے ساتھ کچھ طالبات موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ جی اس ایگزیبیشن کا مقصد کیا ہے؟ شہید بے نظیر بھٹو یونیورسٹی نے جو یہ ایگزیبیشن پروانہ خانم کی سے کولیبریشن سے لگوائی ہے، تو اس کا مین مقصد یہ ہے کہ جو اسٹوڈنٹس ہیں فائن آرٹس ڈپارٹمنٹ کے، وہ آ کر اپنے آرٹ کو شو کریں۔ یہ ان کے لیے ایک پلیٹ فارم ہے جہاں پر وہ اپنے کلچر کو، اپنے جو ہے آرٹ کو شو کر سکتی ہیں۔ ان کو یہ ان کے لیے جو پلیٹ فارم ہے اس پہ یہ سیل بھی کر سکتی ہیں۔ لائک یہ پلیٹ فارم اس لیے پرووائڈ کیا جا رہا ہے تاکہ وہ اس پلیٹ فارم سے اور بھی موقع حاصل کر سکیں۔ جیسا کہ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ اس طرح کی ایگزیبیشن کا مقصد جو ہے وہ شہید بے نظیر وومن یونیورسٹی کے جو طالبات، فائن آرٹ کے طالبات ہیں، وہ اپنے ٹیلنٹ کو جو ہے وہ شو کر سکے، اور اس کے ساتھ ساتھ ادھر جو فن پارے ہیں ان میں پشاور کے کلچر کو اجاگر کیا گیا ہے، جس کا مقصد دنیا کو پشاور کا ثقافت دکھانا ہے۔ دیکھتے رہیے GT ویڈیوز۔